उसके मूवमेंट को स्मूथली नहीं होने देता, इसका मतलब मूवमेंट को रोकता है। तो ये जो फोर्स होता है जो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, दिस इज नोन एज फ्रिक्शन। ये एक रेजिस्टिव फोर्स होता है। तो हम ये कहते हैं कि एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली मूव नहीं करती, बल्कि एक टाइम के बाद उसका मूवमेंट रुक जाता है। तो ये किसकी वजह से रुकता है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। इस फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए हमें कुछ ऑयली सरफेस, ऑयली थिंग लेनी होती है, जिससे कि अगर हम सरफेस पर डाल दें, दोनों मूविंग सरफेस के बीच में डाल देते हैं, तो उससे उनका मूवमेंट स्मूथ हो जाता है। इस कंडीशन में मूवमेंट स्मूथ होने के साथ साथ हमें उसके मूवमेंट को, यानी कि उसकी वेलोसिटी जल्दी से डिक्रीज नहीं होती और यहाँ पर वो स्मूथली मूव करता है, उसे कोई रेजिस्टिव फोर्स का, इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स का कोई सामना नहीं करना पड़ता। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन when introduced between the two sliding surfaces। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन ऐसा क्यों होता है कि इस तरीके से कि भाई एक के ऊपर एक, दूसरा जब दो रब करने वाली स्लाइडिंग आती हैं, दो स्लाइडिंग एक दूसरे के साथ रब करती हैं, तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों डेवलप होता है और ये लुब्रिकेशन से क्यों फिनिश हो जाता है? तो इसके लिए हम देखें कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर दो सरफेसेस के बीच में कोई भी हम जब कहते हैं कि स्मूथ सरफेस है, तो वो सरफेस स्मूथ होती नहीं है एक्चुअली। अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट मतलब अपैरिटीज एस्पाइरिटीज भी होती हैं, कुछ उसमें पिट्स भी होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो स्मूथ सरफेस हमें ऑब्जर्व होती है वो एक्चुअली स्मूथ नहीं होती, उसमें कुछ इंटरग्रेनुलर क्रैक्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ उसमें हम ये कह देते हैं कि ये कह देती है कि पीक्स भी प्रेजेंट होते हैं या वैलीज प्रेजेंट होती हैं। और इसके लिए अपन देखें कि यहाँ पर एक सरफेस है जो हमें वो एक्चुअली स्मूथ नहीं होती, इस तरह से कुछ एस्पेरिटीज होती हैं जो हमें देखने में तो लगता है कि ये एकदम स्मूथ है, बट अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये इसमें काफ़ी एबनॉर्मलिटीज दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जब दूसरी सरफेस इसके ऊपर आती है तो ये एक तरीके से इंटरलॉकिंग सिस्टम से क्रिएट हो जाती है। इंटरलॉकिंग हो जाती है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एक के पीक के साथ में दूसरे की जो वैली होती है वो उसमें कवर हो जाती है और इसकी कवरिंग के साथ साथ उनका स्मूथ सरफ मूवमेंट नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि वो मूव करें, ठीक है। मूव करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो हमें ज़्यादा भी अप्लाई करना पड़ता है। साथ में उस फोर्स के कारण क्या होगा कि ये जो एस्पाइरिटीज हैं, यानी कि जो पीक्स हैं, ये इन पार्ट्स की पीक्स एक दूसरे से रब होकर ख़त्म होने लगती हैं, यानी कि ये घिसना शुरू हो जाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनमें वियरिंग और टियरिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाता है, यानी मैकेनिकल पार्ट्स डैमेज होने लग जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव आउट करने के लिए हम लुब्रिकेशन का प्रोसेस अपनाते हैं। लुब्रिकेशन में हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, यानी कि चिकनाई डालते हैं, ठीक है। जितने भी लुब्रिकेंट्स होते हैं ये सब चिकने होते हैं, ऑयली होते हैं। तो इन ऑयली को जब हम डालते हैं, ऑयली सब्सटेंसेस को, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर फिसलती हुई चली जाती है, तो इनकी जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाता है। और हम ये कहते हैं कि ये जो वैलीज होती हैं, इन वैलीज के अंदर वो लुब्रिकेंट फिल हो जाता है। वो लुब्रिकेंट फिल हो जाता है तो हम यहाँ पर एक सरफेस, आपकी एक लेयर फॉर्म हो गई। ये जो लेयर फॉर्म हुई है ये इन एक सरफेस को, जो फर्स्ट सरफेस है, इसको सेकेंड सरफेस के ऊपर इजीली मूव कर सकती है, यानी कि दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में चलती हुई इजीली मूव करती रहती हैं। और हम ये कहते हैं कि मैकेनिकल पार्ट्स आराम से सक्सेस होते हैं। जो आपके साफ्ट के ऊपर जैसे व्हील्स वगैरह हैं, ये हैं आपकी, अगर हम घर में देखें तो आप सिलाई मशीन ऑब्जर्व करते होंगे, तो सिलाई मशीन में भी हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमें देखा जाए
तो इन लुब्रिकेशन के थ्रू हम अपने मैकेनिकल पार्ट्स को, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में है, आपके वॉचेस में भी, अगर क्लॉक्स में भी देखें तो क्लॉक्स में भी तो मूवमेंट होता ही है, ठीक है ना। तो इन मूवमेंट्स को स्मूथ कर देता है, कोई ये नहीं है कि वही रुक रुक के चले। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल ना होगा, डेलिकेट सरफेस नहीं होंगी, तो उस डेलिकेट सरफेसेस के बीच में अगर हम लुब्रिकेशन नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में एक टाइम के बाद ये पार्ट्स घिसने शुरू हो जाते हैं, और घिसने के साथ साथ इनकी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो भी कम होती चली जाती है। तो लुब्रिकेंट्स तुम्हें समझ में आ गए होंगे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो स्लाइडिंग सरफेस के बीच में जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से एक सरफेस दूसरे के ऊपर इजीली मूव कर पाती है, और मशीनरी ऑटोमेटिकली अच्छे ढंग से स्मूथली ऑपरेट होती है। तो लुब्रिकेंट्स क्या हैं ये समझ में आ गया होगा। लुब्रिकेंट्स के फंक्शंस क्या हैं अगर हम इन्हें देखें तो मेरे ख्याल से जो अभी तक मैंने बोला है वो सब आपको क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि फंक्शंस, लुब्रिकेंट के फंक्शंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए कि पहला पॉइंट है, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ ए लुब्रिकेंट इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, इस फ्रिक्शन को हम कम करते हैं। तो अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया कि इंटरलॉकिंग किस तरह से होती है, जो डिप्रेशंस होते हैं, वैलीज होती हैं, जो पीक्स होती हैं यानी एस्पारिटीज होती हैं, तो इनको किस तरीके से हम रिमूव आउट करते हैं लुब्रिकेशन के थ्रू। तो क्या फ्रिक्शन को हम, इंटरलॉकिंग सिस्टम को हम कम कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन जो लुब्रिकेंट का होता है ये होता है कि इट रिड्यूसेस वियर, टियर एंड सरफेस डिफॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न पार्ट, यानी कि वो दोनों जो स्लाइडिंग सरफेसेस हैं उनका एक दूसरे के साथ जब वो रब होती हैं तो उनमें जो एस्पैरिटीज प्रेजेंट हैं, यानी कि जो इर्रेगुलर डिफॉर्मेशंस प्रेजेंट है उसके अंदर, वो एक दूसरे से कट के क्या होता है, जो सॉफ्ट सरफेस होती है उस पर जब वो हार्ड सरफेस मूव करती है तो वो उसको थोड़ा सा टीयरिंग कर देती है, यानी वियर ऑफ कर देती है उन पीक्स को। तो उस कंडीशन में हमें कहते हैं उसके मैकेनिकल पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल से क्या होगा कि वो पीक्स के अंदर यानी वैलीज के अंदर वो बढ़ जाता है, और उस फ्लूइड के बढ़ने से उसके बाद इनकी वियरिंग और टीयरिंग, जो दोनों सरफेस हैं उन दोनों की पीक्स में या एस्पैरिटीज में वियरिंग एंड टीयरिंग प्रोसेस नहीं हो पाता, यानी कि जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो डैमेज कम होते हैं। नेक्स्ट है, इट एक्ट्स एज कूलेंट टू कैरी अवे हीट। अब क्या होगा, जब आप एक जनरल फिनोमेना है, हम अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं, हथेलियों को कंटिन्यूसली फास्ट रगड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गर्म हो जाती है। इसी तरह से जब एक सरफेस दूसरी सरफेस से रब होती है, यानी एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस स्लाइड ओवर होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो हीट जनरेट होती है उससे क्या होगा, मेटेलिक पार्ट तो उसमें तो एक्सपेंशन आएगा ही, साथ में क्या होगा, वो इतना गर्म हो जाते हैं कि उस कंडीशन में जो आपका मैकेनिकल पार्ट्स है वो डैमेज होते हैं, मशीनरी गर्म होती है, तो मशीनरी गर्म होने के बाद प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। अब जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एक तरीके से उन मैकेनिकल पार्ट्स को गर्म होने से रोकता है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल एज अ कूलेंट वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो है, इट कीप्स आउट डर्ट। डर्ट को ये किस तरीके से दूर रखता है, डर्ट को कैसे, अब जब भी कोई मैकेनिकल पार्ट्स हैं तो ये तो है नहीं कि हम भाई धूल उड़ रही है तो उसको प्रिवेंट कर सकें। जो अपने एटमॉस्फेयर में धूल उड़ती है वो उसमें एब्जॉर्ब तो होती ही है, ये मैकेनिक भाई एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं तो नेचुरल बातें आएगी। अब ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑयली होता है तो इस डस्ट को अपने अंदर स्टिक कर लेता है, लेकिन मैकेनिकल पार्ट्स पर इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आने देता। किस तरह से,
ये अपने अंदर उनको थोड़ा बहुत समा लेता है, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं यानी कि दोनों स्लाइडिंग सरफेस हैं उन पर इनके साथ रबिंग नहीं होने देता। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम क्या कहेंगे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल कीप्स आउट द डर्ट फ्रॉम द मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इट एक्ट्स एज ए सील। सील की तरीके से कैसे काम करता है कि जब हम एक सिलेंडर जो अपना इंटरनल कंबशन इंजन को अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा, सिलेंडर और पिस्टन का वर्क हमने आपको समझाया था, ध्यान हो तो 4 स्ट्रोक और 5 स्ट्रोक में जब अपन ने पढ़ा था, नॉकिंग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें। तो यहाँ देखिए कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो गैसियस फ्यूल है उसके लीकेज को ये रोकता है। पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मूवमेंट करता है तो वहां पर भी हम उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं। इस लुब्रिकेटिंग ऑयल की एक जो फिल्म प्रोड्यूस हो जाती है ये उन दोनों के बीच में एज अ सील वर्क करती है, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में। तो यहाँ पर ये गैस के लीकेज को रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट रस्ट एंड कोरोजन। अब नेचुरल बात है, रस्ट से बचाने के लिए हम जनरली आपने देखा होगा घरों में कि घरों में जो दरवाजों के बीच में जो उससे जॉइंट होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, उनको क्या ऑयल लगा देते हैं, उस पर सरसों का तेल लगाते कि नहीं लगाते घर में। तो उस कंडीशन में क्या है, वो कब्जे जो होते हैं, जो दरवाजा आपके चौखट से जुड़ा हुआ होता है, वो कब्जे जो होते हैं वो क्या है, कोरोड नहीं हो पाते, यानी कि उन पर रस्टिंग नहीं हो पाती। तो ये ऑयली क्या करती है, एक तरीके से